गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चला रहे थे, ये क्लास कुछ दिन के लिए रुका हुआ था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो आज से हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। और आप जानते हैं कि जो ये मुहिम चलाया गया है ज्ञान मस्ती विद राजीव क्लासेस के साथ, ये बहुत ही अच्छा मुहिम है। आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही हर चीज़ मिल जा रहा है। एक तरह से झारखंड का भी सीरीज आ रहा है, दूसरी तरफ से मॉडर्न हिस्ट्री का भी सीरीज आ रहा है। जैसे आप लोग जानते हैं कि हो सकता है अगले महीने झारखंड पुलिस का, झारखंड दरोगा का या जेपीएससी का फॉर्म आ सकता है मे बी। तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप लोग इस सीरीज को देखें और सपोर्ट करें। जैसे कि हम मॉडर्न हिस्ट्री में हम अस्थाई बंदोबस्त, जो भी महलवाड़ी रैयतवाड़ी, ये हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। आज हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? तो इसमें क्या हुआ कि यूएसए में क्या चल रहा था, स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी। स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी कहाँ? यूएसए में। यहाँ से क्या हो रहा था, ब्रिटिश को, यूएसए किसका उपनिवेश था? ब्रिटिश का उपनिवेश था। तो यहाँ से क्या हुआ कि जब यूएसए में स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, तो वहाँ से ब्रिटिश का उपनिवेश क्या हो रहा था, धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। समाप्त हो रहा था। तो जैसे ही ये समाप्त हो रहा था, और ये यूएसए से किसका निर्यात करते थे? कपास का। कपास का निर्यात करते थे कौन? ब्रिटिश। और ये क्या करते थे, यहाँ से कपड़ा बनाते थे, यानी सामान बनाकर कहाँ बेचते थे? इसी यूएसए में लेकर बेचते थे। लेकिन जैसे ही यूएसए आजाद होगा, तो इनकी यहाँ पे क्या होगी, ब्रिटिश की सत्ता यहाँ पे खत्म हो जाएगी। जैसे ब्रिटिश की सत्ता यहाँ पे खत्म होगी, तो इनको क्या चाहिए, ब्रिटिश को, या जो ब्रिटिश लोग जो व्यापारी हैं उनको क्या चाहिए, एक नया बाजार चाहिए। तो और इधर भारत में देखेंगे तो भारत में कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन इस कंपनी पे ये जो ब्रिटिश संसद है, ब्रिटिश संसद, इसका नियंत्रण नहीं रहता है। किस पे? इस कंपनी पे। क्योंकि ये कैसी कंपनी थी? ये प्राइवेट कंपनी थी। ये कैसी कंपनी थी? प्राइवेट कंपनी थी। तो इस पे इस संसद का नियंत्रण नहीं रहता है। लेकिन जो यूएसए है, इस पर सीधा संसद का नियंत्रण रहता है। तो जो यहाँ के ब्रिटिश के व्यापारी हैं, वो यहाँ से क्या करते हैं, संसद से मांग कर लेते हैं कि हमको बाजार दीजिए। तो जैसे ही जब ये ब्रिटिश जो व्यापारी हैं ये मांग करते हैं, तो इसके पास पहले से यूएसए था, तो यूएसए ये लोग बाजार दे दिए यूएसए को। ठीक है, आप यूएसए से आयात निर्यात करिए। लेकिन जब ये आज़ाद हो जाता है, तो ये बंद हो जाता है। जब ये बंद हो जाता है, ब्रिटिश का जो कारोबार यहाँ बंद हो जाता है, तो ये एक नए उपनिवेश की तलाश करते हैं। तो इसी में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक मौका दे देती है। एक मौका दे देती है। अब क्या मौका है वो? अभी ये भूमिका है, मतलब कैसे कैसे ये रेगुलेटिंग एक्ट है। इसमें क्या मौका देती है कि ये जो कंपनी है, ये 10 लाख पाउंड का लोन अप्लाई करती है। 10 लाख पाउंड का लोन अप्लाई करती है। कहाँ पे? इस ब्रिटिश संसद के पास। और इस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन है? लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ। तो इनके पास क्या करती है ईस्ट इंडिया कंपनी? 10 लाख पाउंड का लोन अप्लाई करती है। तो इनको मौका मिल जाता है, या ब्रिटिश संसद को मौका मिल जाता है कि ठीक है, हम आपको लोन देंगे, लेकिन हम कंपनी को अपने ढंग से रेगुलेट करेंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। तो लॉर्ड नॉर्थ ने क्या किया, तो अपने ढंग से कंपनी को रेगुलेट करना चाहा। इसीलिए इसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773। यहाँ लिख देते हैं 1773, पहला रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये भूमिका थी कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, आखिर कैसे ये रेगुलेटिंग एक्ट
आया। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। इसको हम मिटा देते हैं। इसमें पहला प्रावधान किया गया था कि जो बंगाल का पहले गवर्नर था, क्योंकि 1773 से पहले क्या होते थे, बंगाल के गवर्नर होते थे, तो इसमें जो बंगाल का गवर्नर था उसको क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। जो बंगाल के गवर्नर थे उसको क्या कहा गया, गवर्नर जनरल कहा गया। कहाँ का, बंगाल का ही। इसमें बच्चा कंफ्यूज करता है कि एक होता है कि भारत का गवर्नर जनरल और एक होता है बंगाल का गवर्नर जनरल। तो भारत का जो गवर्नर जनरल है वो 1833 के अधिनियम में आएगा, लेकिन बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया है। जो गवर्नर जनरल है उनकी क्या होगी, एक गवर्नर जनरल की एक कार्यकारी परिषद होगी, कार्यकारी परिषद होगी। किसकी, गवर्नर जनरल की। कितने मेंबर मिलाकर, इसमें 1 प्लस 4, एक ये गवर्नर जनरल खुद है और 4 अन्य लोग, यानी गवर्नर जनरल प्लस 4 अन्य लोग। और इसमें क्या था कि ये जो फैसला होगा ये बहुमत के आधार पर फैसला होगा। तो ये बहुमत के आधार पर, जैसे मान लीजिए जैसे 5 लोग हैं तो इसमें 3 लोग और 2 लोग, मान लीजिए 3 लोग कहीं भी फैसला दे देते हैं। अगर मान लीजिए कोई फैसला आया जिसपे मान लीजिए गवर्नर जनरल क्या है, असहमत है, मान लीजिए इसमें एक मेंबर प्लस गवर्नर जनरल मिलकर वोट देते हैं, मान लीजिए नहीं में फैसला करते हैं और ये 3 लोग हाँ में फैसला करते हैं। तो इसमें ये खामियां थी कि इन लोग का फैसला मान्य होगा, क्योंकि बहुमत के आधार पर इसमें फैसला किया जाना था। तो बहुमत किसका था, अगर गवर्नर जनरल इधर न भी रहे इस फैसले में, अगर हाँ न भी करे तो भी बहुमत से ये फैसला अगर पास हो गया तो इसको मान लिया जाता था। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद होगी, कितने मेंबर मिलाकर, 5 मेंबर मिलाकर। इनको जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल को वीटो पावर नहीं दिया गया था, वीटो पावर नहीं दिया गया, गवर्नर जनरल को वीटो पावर नहीं दिया गया। किस एक्ट में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। इसमें क्या होता था वीटो पावर, जैसे मान लीजिए गवर्नर जनरल किसी पे वीटो लगा देते थे तो फैसला जाता ही नहीं था कहीं। मान लीजिए हम वीटो इस्तेमाल, जैसे अभी देखिएगा तो भारत के राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति मान लीजिए संसद से कानून पास होकर जाता है, अगर राष्ट्रपति उस पर वीटो लगा लिए, ऐसे 4 प्रकार के वीटो होते हैं वो हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, लेकिन मान लीजिए कि वीटो लगा दिया तो फैसला असुरक्षित हो जाता था, यानी फैसला ही मान्य नहीं होता था। तो उसी तरह गवर्नर जनरल को वीटो नहीं दिया गया था इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। आगे जाकर देखेंगे कि गवर्नर जनरल को वीटो दिया जाएगा, वो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। जो चौथा था यहाँ कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ, कलकत्ता में। कहाँ की गई, कलकत्ता में। और इसमें कितने जज थे, 4 जज थे। और इसका प्रथम न्यायाधीश कौन था, एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे प्रथम जज हुए। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई, कलकत्ता में। कितने जज, 4 जज। इसमें
एलिजा इम्पे जो चीफ जस्टिस बने थे, कहाँ की? सुप्रीम कोर्ट के। इसके बाद इसमें पांचवा क्या प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने मेंबर मिलाकर? 24। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का था? 4 वर्ष का कार्यकाल, 4 वर्ष का, 4 वर्ष का। और इसमें था कि हर 1 साल पे, हर 1 साल पे 25% सदस्य क्या होंगे? रिटायर होंगे। हर 1 साल पे 25% सदस्य क्या होंगे? रिटायर होंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने मेंबर? 24 मेंबर, कार्यकाल 4 वर्ष का, और हर 1 साल पे 25% सदस्य रिटायर होंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 25% रिटायर हुए पहले साल में, तो फिर 25% नया आएंगे, फिर ये 24 मेंबर का 24 मेंबर ही रहेंगे। मान लीजिए 6 मेंबर पहले साल में रिटायर हुए, तो फिर 6 मेंबर नया आ जाएंगे, फिर अगले साल 6 मेंबर नया आएंगे, 6 मेंबर हटेंगे। तो इस तरह से करके इनका कार्यकाल 4 वर्ष का किया गया था। और इसमें यह था कि वोट वही करेगा, वोट वही करेगा जिसका शेयर 1000 पाउंड से अधिक हो। जिसका शेयर 1000 पाउंड से अधिक हो, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो चयन होगा यानी सिलेक्शन होगा, इसमें वोट वही करेगा जिसका कंपनी में शेयर कितना हो? 1000 पाउंड से अधिक हो। कितने मेंबर? 24 मेंबर। और इसका क्या काम क्या था? व्यापार पर, व्यापार पर यानी व्यापार की देखरेख करना, देखरेख करना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 24, क्या काम था? व्यापार की देखरेख करना। ये टोटल 5 पॉइंट हुए, 6ठा पॉइंट ऊपर से मिटा रहा हूं। जो निजी व्यापार था, निजी व्यापार या जो उपहार दिया जाता था, उपहार जो मिलता था किसको? जो कर्मचारी थे कंपनी के, उस पर रोक लगा दिया गया। उपहार पर रोक लगा दिया गया। निजी व्यापार या उपहार पर रोक लगा दिया गया। और जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी का वेतन बढ़ा दिया गया। अब रोक क्यों लगा दिया गया? जो निजी व्यापार होता था उससे क्या होता था? कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता था। अब जो कंपनी पर कौन कंट्रोल कर रहा है? संसद कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कौन कमाना चाह रहा है? संसद। अब जब निजी व्यापार होगा या लोग उपहार लेंगे, तो इससे क्या होगा? जब ये निजी व्यापार करेंगे तो हो सकता है खुद का व्यापार करें और जो प्रॉफिट हो खुद ही ले, संसद को न दे। इसीलिए संसद ने क्या किया कि इनका कर्मचारी का वेतन बढ़ा दिया, लेकिन इस पे और इस पे रोक लगा दिया। वेतन बढ़ाने से ये होगा कि जो कर्मचारी हैं वो क्या करेंगे? जो अधिक से अधिक काम करेंगे, ताकि उनको अच्छा वेतन मिलता रहे। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में था, यानी 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसकी भूमिका क्या थी वो आपको बताए। और इसमें टोटल कितने पॉइंट थे? 6 पॉइंट थे लगभग। तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। और इसी में क्या आता है कि इसके जस्ट 1784 में यानी 11 साल बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है। उसको भी इसमें देख लेते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट।
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें भी कुछ प्रावधान किए गए थे। इसमें पहली बार क्या किया गया, भारत को ब्रिटिश का अधीन क्षेत्र कहा गया। इसमें पहली बार भारत को ब्रिटिश के अधीन कहा गया। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत को ब्रिटिश के अधीन कब कहा गया था, यानी किस एक्ट में कहा गया था। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में भारत को ब्रिटिश के अधीन कहा गया था। इसमें भी 3-4 प्रावधान किए गए थे, तो इसको 3-4 पॉइंट में देख लेते हैं। इसमें क्या प्रावधान किया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो गवर्नर जनरल है, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल का शक्ति जो है, दोनों के शक्ति का शक्ति बंटवारा किया गया। यानी शक्ति पृथककरण किया गया। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के शक्ति का बंटवारा किया गया, यानी शक्ति पृथककरण किस एक्ट में किया गया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और क्या किया गया इसमें कि जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल उनकी शक्ति बढ़ाई गई, गवर्नर जनरल की शक्ति बढ़ाई गई। अब कैसे ये बढ़ाई गई, तो जो इसमें जो देखे 1773 में जो 5 मेंबर थे, यानी 1+4 मिलाकर जो उनकी कार्यकारिणी परिषद थी, जिसमें 5 मेंबर हुआ करते थे, इसमें क्या किया गया कि 4 मेंबर किया गया। इसमें 1+3, एक गवर्नर जनरल खुद और 3 अन्य लोग, इसमें किया गया 4 लोगों का। अब इसमें शक्ति कैसे बढ़ गई कि मान लीजिए जैसे कि 4 मेंबर हुए, 2 और 2, मान लीजिए मैक्सिमम 2 लोग क्या करेंगे किसी चीज में, ये मान लीजिए 2 लोग ये फैसला किए कि हाँ होगा कोई भी तुम्हें, और 2 में बोले कि नहीं ना होगा कोई फैसला, तो इसमें उसी फैसला का मान होता था जिसमें गवर्नर जनरल सपोर्ट करे। मान लीजिए इसमें एक मेंबर ने कहा हाँ अब प्लस, इसमें गवर्नर जनरल भी बोल दिए कि हाँ ये काम होगा, यानी ये बिल पास होगा, मान लीजिए गवर्नर जनरल, इसमें 2 अन्य मेंबर बोले कि नहीं ये बिल पास नहीं होगा, तो जिसमें गवर्नर जनरल थे उन्हीं का फैसला माना जाता था। यानी इनका जो ये शक्ति है इनको इसमें बढ़ा दिया गया। इसमें पिछले में क्या था कि 3 मेंबर अगर हाँ में सपोर्ट करे तो वो बिल पास हो जाता था, अगर गवर्नर जनरल नहीं भी सपोर्ट करे फिर भी वो बहुमत से पास हो जाता था। लेकिन यहाँ पे 1 मेंबर और एक गवर्नर जनरल जिधर होंगे वो फैसला मान लिया जाएगा, बाकी 2 नहीं मान होगा। तो यानी गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ाया गया। यहाँ गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया, गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया। यानी गवर्नर जनरल किसी बिल को क्या कर सकता था, रोक सकता था, यानी वीटो उस पर लगा सकता था। इसके बाद इसमें क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया। कितने मेंबर मिलाकर, 6 मेंबर मिलाकर, 6 मेंबर मिलाकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया। इसका क्या काम था, मान लीजिए उसका काम था जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उनका व्यापार पे देखरेख करना था, तो लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करती थी कि राजनीतिक कार्य देखती थी। इनका क्या कंट्रोल था, राजनीतिक कार्य, राजनीतिक कार्यों पर कंट्रोल करती थी। कौन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, किसके राजनीतिक कार्यों पर, कंपनी के राजनीतिक कार्यों पर। जो कंपनी से व्यापार का देखरेख बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है, लेकिन जो कंपनी का राजनीतिक कार्य था उस पर कौन कंट्रोल करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मेंबर कितने, 6, और इनका चयन कौन करता था,
ब्रिटिश संसद करती थी। इनका चयन ब्रिटिश संसद करती थी। पांचवा प्रावधान इसमें क्या था? पांचवा प्रावधान यहाँ लिख दे रहा हूं। इसमें पांचवा प्रावधान ये किया गया था कि जो युद्ध और संधि होगा, युद्ध एवं संधि, युद्ध एवं संधि ब्रिटिश संसद द्वारा की जाएगी। युद्ध एवं संधि का निर्णय, ये निर्णय किसके द्वारा की जी? ब्रिटिश संसद के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा की जाएगी। तो ये 5 प्रावधान थे। पहला, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की शक्ति का बंटवारा किया गया। दूसरा, गवर्नर जनरल की शक्ति बढ़ाई गई, यानी कितने मेंबर कर दिए? 1 मेंबर उन कम कर दिया गया, 1 + 3। तीसरा, गवर्नर जनरल के वीटो पावर दिया गया, यानी किसी भी बिल पे क्या कर सकते थे? किसी फैसला पे अपना वीटो यूज कर सकते थे। चौथा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया 6 मेंबर का, और इनका सिलेक्शन कौन करता था? यहाँ लिख लीजिए, इनका चयन कौन करता था? ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश संसद, इनका चयन ब्रिटिश संसद करती थी। और ये क्या कार्य करते थे? राजनीतिक कार्यों पर कंट्रोल करते थे। किसके राजनीतिक कार्यों पे? कंपनी के। और जो युद्ध और संधि होगा, जो युद्ध एवं संधि का जो निर्णय होगा वो किसकी अनुमति से होगा? ब्रिटिश संसद की अनुमति से होगा, ब्रिटिश संसद की अनुमति से। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें और भी बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे 1793 हुआ, इसके बाद इसी के जस्ट बाद 1786 आएगा, फिर 1793 आएगा, 1813, 1833, 1853। तो हम उसको धीरे धीरे करके नेक्स्ट क्लास में देखते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए।